नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुए 3 कर्नाटक युद्धों के बारे में पढ़ाऊंगा। इस पोर्शन से परीक्षा में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य कर्नाटक युद्ध क्यों हुए, क्या कारण थे इन युद्धों का और क्या परिणाम निकला, यहाँ से प्रश्न काफी ज्यादा बनता है। इसलिए हम इन तीनों कर्नाटक युद्धों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद भी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुए 3 कर्नाटक युद्धों के बारे में। सबसे पहले यह क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच सर्वप्रथम युद्ध कहाँ हुआ। तो याद रखिएगा कि कर्नाटक में हुआ था। कभी कभी परीक्षाओं में मिलान करने के लिए दे दिया जाता है इनकी तारीखों को या इनके परिणामों को, या उस समय किसके किसके बीच लड़ा गया और कौन कौन गवर्नर था। इससे प्रश्न काफी ज्यादा बनते हैं। पढ़ेंगे आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध जो कि 3 हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध पूछा जाता किसके किसके बीच हुआ, फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच हुआ। और कब हुआ, तो 1746 से लेकर के 1748 के बीच हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक चला था। इसी प्रकार द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक चला और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक चला था। इन डेटों को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद पूछता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। इसी प्रकार द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण पूछता है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण जो था वह कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामले में विवाद होने के कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। इसी प्रकार पूछता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का क्या कारण था। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण था कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का छिड़ जाना और इसी सप्तवर्षीय युद्ध के कारण ही भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। इसके बाद परिणाम पूछता है कि इन युद्धों का परिणाम क्या निकला। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो परिणाम था वह यह था कि इस युद्ध के बाद जो भारतीय नरेश या राजा थे उनकी दुर्बलता प्रकट हो गई। और फिर पूछता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या निकला। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो परिणाम निकला वह अनिर्णायक था। इसको पूछा गया है मिलान करने के लिए। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ कि भारतीय नरेश दुर्बलता प्रकट हो गई और द्वितीय में क्या परिणाम निकला था कि वह अनिर्णायक रहा। और जबकि जो तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है उसका परिणाम यह निकला कि अंग्रेजों का भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। प्रभुत्व का मतलब यह कि अब यह निश्चित हो गया कि आगे चल करके भारत में केवल ब्रिटिश कंपनी ही राज करेगी। तो इस प्रकार इन तीनों कंपनियों को आपने देखा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, क्या कारण थे और क्या उनके परिणाम निकले। तो इन चीजों की हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि यह समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 ईस्वी तक चला। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध होने का जो कारण था वह था कि ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया यानी यूरोप में एक ऑस्ट्रिया देश था। उस ऑस्ट्रिया देश के उत्तराधिकार को लेकर के दो देशों के बीच युद्ध होने लगा। और वो देश कौन थे, एक इंग्लैंड और एक फ्रांस था। तो फ्रांसीसी कंपनी भारत में थी, इंग्लैंड की भी कंपनी भारत में थी। तो जाहिर सी बात है जब यूरोप में अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे के सामने आ गए थे, युद्ध शुरू हो गया था, तो वहां की जो कंपनियां भारत आई थी उन लोगों ने भी क्या किया कि आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वह ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार मात्र ही प्रथम कर्नाटक युद्ध था। पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था।
प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वह अंग्रेज कैप्टन बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लेना था। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने क्या किया कि कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ करके उन पर अधिकार कर लिया। यही तात्कालिक कारण बना प्रथम कर्नाटक युद्ध का। पूछा भी जाता है कि युद्ध का प्रारंभ, प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रारंभ या कर्नाटक युद्ध का प्रारंभ सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, फ्रांसीसियों के द्वारा नहीं। अब अंग्रेजों के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध किस प्रकार शुरू हुआ उसका आपने तात्कालिक कारण भी देखा और मेन कारण भी देखा। तो अगर पूछे कि कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, और अगर तात्कालिक कारण पूछे तो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना था। युद्ध का प्रारंभ किसने शुरू किया था, किस पक्ष ने शुरू किया था? तो अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। तो अब यह युद्ध कैसे शुरू हुआ हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब यूरोप में ऑस्ट्रिया को लेकर के उत्तराधिकार दोनों देशों के बीच हो रहा था उस समय भारत की स्थिति क्या थी? तो उस समय भारत में जो पांडिचेरी स्थान था यह फ्रांसीसियों का था, जो मद्रास था यह अंग्रेजों का था। तो उस समय पांडिचेरी का जो गवर्नर था वह डुप्ले था और मद्रास का जो गवर्नर था वह निकोलस मोर्स था। याद रखिएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले था। और मद्रास का अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो निकोलस मोर्स था। यूरोप में तो उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था और भारत में भी तनाव की स्थिति आ गई थी दोनों के बीच, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। लेकिन जो डुप्ले था वह काफी चालाक था। उसने सोचा कि हम अगर इस मौजूदा परिस्थिति में अंग्रेजों से युद्ध करते हैं तो हमारी हार निश्चित है। कारण यह था कि उस समय जो अंग्रेजों की जल शक्ति यानी जल सेना थी वह काफी मजबूत थी और उस अपेक्षा जो फ्रांसीसियों की जल शक्ति थी वह काफी कमजोर थी। तो डुप्ले जानता था कि अगर इस परिस्थिति में वह युद्ध करेगा तो उसकी हार निश्चित है। तो इसलिए उसने क्या किया कि वह मद्रास के गवर्नर निकोलस मोर्स के पास गया और प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? डुप्ले ने निकोलस मोर्स से कहा कि उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है यूरोप में, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, तो उस युद्ध को लेकर के हम भारत में आपस में युद्ध नहीं करेंगे, आपस में तनाव नहीं रखेंगे। तो डुप्ले की इस बात को निकोलस मोर्स ने सुना लेकिन उसका उत्तर कुछ नहीं दिया, न ही कुछ कहा। अब डुप्ले को शंका होने लगी। क्यों? क्योंकि डुप्ले ने प्रस्ताव रखा था कि एक दूसरे के साथ युद्ध न किया जाएगा, लेकिन निकोलस मोर्स के कोई उत्तर न देने के कारण डुप्ले सशंकित हो गया और वह जान गया कि आगे आने वाले समय में एक दूसरे के साथ युद्ध होना संभव है। निकोलस मोर्स भी चाहता था कि वह भारत में शांति व्यवस्था बनाए रखे, लेकिन निकोलस मोर्स को पता चल गया कि उसकी रक्षा के लिए इंग्लैंड से कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना या जल सेना इंग्लैंड से निकल चुकी है और उसकी सहायता के लिए भारत पहुंचने वाली है। इस कारण निकोलस मोर्स ने डुप्ले को कोई आश्वासन नहीं दिया था। डुप्ले परेशान हो जाता है क्योंकि वह युद्ध नहीं करना चाहता था, शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहता था। तो इसी क्रम में डुप्ले कहाँ गया? डुप्ले गया कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास। अनवरुद्दीन के पास डुप्ले जाता है और अनवरुद्दीन से सहायता की मांग करता है। क्या सहायता की मांग करता है? कि अनवरुद्दीन से वह अनुरोध करता है कि आप अपने क्षेत्र में युद्ध न होने दें। अपने क्षेत्र का क्या मतलब था कि जो कर्नाटक था वहां का नवाब था अनवरुद्दीन, इसी कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत पांडिचेरी और मद्रास का क्षेत्र भी पड़ता था। यानी पांडिचेरी और मद्रास के जो बंदरगाह पड़ते थे वह कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आते थे और उस समय कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था।
तो अनवरुद्दीन ने डुप्ले की बात मान ली और अंग्रेजों से कहा कि आप लोग मेरे राज्य क्षेत्र में युद्ध नहीं करेंगे। यह बात किसने माना? निकोलस मोर्स ने माना, जो उस समय मद्रास का अंग्रेजी गवर्नर था। दोनों के बीच शांति स्थापित हो गई और धीरे धीरे ये व्यवस्था चलती रही। लेकिन हुआ क्या कि जो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट इंग्लैंड से भारत के लिए चला था निकोलस मोर्स की सहायता के लिए, इसने क्या किया कि कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ करके उस पर अधिकार कर लिया। तो जब अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया जाता है, तब डुप्ले परेशान हो जाता है और जान जाता है कि अब युद्ध जरूरी हो गया है अंग्रेजों के साथ। इसी क्रम में डुप्ले क्या करता है कि जब जहाजों पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का, तो उसने क्या किया डुप्ले ने कि मॉरिशस, उस समय मॉरिशस दक्षिण अफ्रीका के पास एक छोटा सा द्वीप है और इसी द्वीप पर फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। तो उस समय इसी मॉरिशस पर फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डाने का अधिकार था। ला बोर्डाने जो था वह फ्रांसीसी उपनिवेश का उस समय गवर्नर हुआ करता था। तो डुप्ले ने क्या किया कि मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्डाने से सहायता मांगी और उसने कहा कि फ्रांसीसियों के कुछ जहाज जो है वह अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए गए हैं, अतः आप हमारी भारत आकर के सहायता करें। क्यों? क्योंकि जो जहाज जीते हैं उनके बदले हम लोग उनका जो क्षेत्र है मद्रास, उसको जीतने की कोशिश करेंगे। ला बोर्डाने मॉरिशस से चलता है कहाँ? भारत के लिए, और पहुंचता है कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर पहुंचा। यहाँ पर डुप्ले और ला बोर्डाने एक दूसरे से मिलते हैं और यह योजना बनाते हैं कि हम लोग मद्रास पर आक्रमण करेंगे। और उस समय मद्रास का गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा, निकोलस मोर्स था। इस प्रकार डुप्ले और ला बोर्डाने ने मद्रास पर आक्रमण किया और मद्रास को जीत करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। अब जो मद्रास था वह किसके अधिकार में आ गया था? फ्रांसीसियों के अधिकार में आ गया था। अंग्रेजों को वहां से निकाल दिया गया था। मद्रास जीत लेने के बाद क्या हुआ कि थोड़े समय बाद ला बोर्डाने की नीयत बदल गई और इसने कहा डुप्ले से कि ऐसा है, मद्रास पर हम लोग ज्यादा दिन तो कब्जा जमा नहीं पाएंगे, इसलिए मद्रास को क्या किया जाए, अंग्रेजों से फिरौती लेकर के वापस अंग्रेजों को दे दिया जाए। हुआ यह था कि अंग्रेजों ने ला बोर्डाने को लालच दिया कि अगर वह मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर देता है तो अंग्रेज क्या करेंगे, ला बोर्डाने को एक बहुत बड़ी राशि देंगे। तो इसी क्रम में ला बोर्डाने लालच में आ जाता है और उसने अंग्रेजों से 4 लाख पाउंड, याद रखिएगा, 4 लाख पाउंड ले करके वापस मद्रास अंग्रेजों को सौंप देता है और भारत से ला बोर्डाने वापस मॉरिशस चला जाता है। इसके खिलाफ कौन था? डुप्ले था। डुप्ले ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन ला बोर्डाने तो अपना काम करके भारत से चला गया था। तो डुप्ले ने सोचा कि अभी हम मद्रास पर फिर से कब्जा कर सकते हैं। तो इसी क्रम में ला बोर्डाने के जाने के बाद डुप्ले ने क्या किया कि मद्रास पर पुनः आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लिया। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनिरुद्दीन से प्रार्थना की थी कि अपने राज्य क्षेत्र में युद्ध न होने दें। तो क्यों युद्ध हो रहा था? कारण यह था कि डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनिरुद्दीन को लालच दिया था। क्या लालच दिया था? कि अगर वह मद्रास पर अधिकार कर लेता है तो मद्रास किसको सौंप देगा? कर्नाटक के नवाब अनिरुद्दीन को सौंप देगा। इसीलिए अब तक अनिरुद्दीन शांत बैठा हुआ था, कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था इन दोनों के युद्धों के बीच में। मद्रास जब डुप्ले ने जीत लिया तो डुप्ले की नीयत बदल गई। उसने मद्रास अनिरुद्दीन को वापस नहीं किया और जब वापस नहीं किया तो अनिरुद्दीन क्या हुआ कि डुप्ले से
नाराज हो गया और नाराज होने के क्रम में अनवरुद्दीन ने क्या किया कि डुप्ले के ऊपर आक्रमण कर दिया। डुप्ले के ऊपर का आक्रमण का मतलब कि फ्रांसीसियों के सेना के ऊपर इसने आक्रमण करने की योजना बनाई। क्या योजना बनाई? यह घटना कब की थी? तो यह घटना 1748 की थी। 1748 में अनवरुद्दीन ने क्या किया, याद रखिएगा, अनवरुद्दीन ने क्या किया कि अपने पुत्र महफूज खां को फ्रांसीसियों के विरुद्ध एक बड़ी सेना लेकर के युद्ध करने के लिए भेजा। तो जो महफूज खां था वह बड़ी सेना लेकर के किधर निकला? फ्रांसीसियों से युद्ध करने के लिए। और पहुंचा कहाँ? अड्यार नामक स्थान पर, जो मद्रास के निकट था। इसी अड्यार नामक स्थान को सेंट थोमे भी कहा जाता था। तो इस प्रकार जो अड्यार नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच? फ्रांसीसियों के बीच और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच। उस युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है या अड्यार का युद्ध कहा जाता है, जो 1748 ईस्वी में लड़ा गया। पूछा जाता है कि सेंट थोमे का युद्ध कर्नाटक के किस युद्ध में लड़ा गया था? तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध में लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? तो 1748 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया था। फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वह कौन था? तो वह कैप्टन पैराडाइज था। और जबकि अनवरुद्दीन की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उसका पुत्र महफूज खां कर रहा था। फ्रांसीसी कैप्टन जो पैराडाइज था, इसने क्या किया कि महफूज खां की एक विशाल सेना को अपनी छोटी सेना के द्वारा हरा देता है। और जब हरा देता है, इस प्रकार से सेंट थोमे के युद्ध में किसकी हार हुई थी? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की हार हुई थी। और जीत किसकी हुई थी? तो फ्रांसीसियों की जीत हुई थी। मद्रास भी फ्रांसीसियों के कब्जे में था, अंग्रेज परेशान थे। इसी क्रम में क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप में चल रहा था दोनों देशों के बीच, वह समाप्त हो गया। और समाप्त हुआ तो कैसे समाप्त हुआ कि दोनों देशों के बीच, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक्स ला सापल की संधि हुई। और कब हुई? 1748 में हुई। तो जब फ्रांस और अंग्रेजों के बीच यूरोप में संधि हो गई और उस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है भारत में भी अब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध समाप्त हो गया। तो इस संधि के द्वारा भारत में अंग्रेजों का जो स्थान था मद्रास, जिस पर उस समय कब्जा किसका था? फ्रांसीसियों का। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया कि मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया। एक्स ला सापल की संधि के तहत ही अंग्रेजों को भारत में मद्रास वापस कर दिया गया। और जबकि उत्तरी अमेरिका में एक स्थान था लुइसबर्ग, उस पर उस समय अंग्रेजों का अधिकार था। इस लुइसबर्ग को फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया। तो पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो एक्स ला सापल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। यह संधि 1748 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? फ्रांसीसियों अंग्रेजों के बीच हुई थी। इस संधि के द्वारा भारत में अंग्रेजों को क्या प्राप्त हुआ था? तो मद्रास प्राप्त हुआ था। और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में क्या प्राप्त हुआ था? तो लुइसबर्ग नामक स्थान प्राप्त हुआ था। इस युद्ध का परिणाम ज्यादा कुछ नहीं निकला और दोनों ही कंपनियों को ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन इस युद्ध का एक परिणाम था जो काफी मुख्य परिणाम माना जाता है। परिणाम यह था कि इस युद्ध के द्वारा, कर्नाटक के प्रथम युद्ध के द्वारा जो युद्ध हुआ था सेंट थोमे का युद्ध, इससे यह पता चल गया कि जो भारतीय नरेशों की दुर्बलता है, वह इस दुर्बलता का लाभ उठा करके भारत में
अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। इस प्रकार प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम यह निकला था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों को पता चल गया क्या कि भारतीय नरेश काफी दुर्बल है। उनकी जो सेनाएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं वो रखते हैं, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो सेनाएं ज्यादा प्रशिक्षित नहीं होती थी। तो अब अंग्रेज और फ्रांसीसी जान गए कि अगर उनके पास प्रशिक्षित और संगठित सेना है तो वो किसी भी सेना को हरा सकते हैं। तो इसी क्रम में पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या निकला था। तो इसका परिणाम यह निकला कि भारतीय नरेशों की दुर्बलता प्रकट हो गई थी। यह तो था प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब इसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने क्षेत्रों में वापस फिर से व्यापार करने लगे। इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध होने का क्या कारण था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध होने का कारण हमने आपको बताया कि कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक विवाद में भाग लेने के कारण ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। ये हैदराबाद, ये पूरा क्षेत्र कर्नाटक का पड़ता था। उस समय कर्नाटक में दोस्त अली नामक नवाब का शासन हुआ करता था तथा हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसफ जहां का शासन हुआ करता था। तो कर्नाटक में दोस्त अली की मृत्यु हो गई, जो कर्नाटक का नवाब था। उस पर 1741 में मराठों ने आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण के कारण जो कर्नाटक का नवाब दोस्त अली था उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था अनवरुद्दीन, वह कर्नाटक की गद्दी पर बैठा। इधर हैदराबाद में क्या हुआ कि 1748 में जो वहां का निजाम था, निजामुल मुल्क आसफ जहां, उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद हैदराबाद का जो निजाम बनता है वह नासिर जंग होता है। तो आसफ जहां के दो पुत्र थे, एक नासिर जंग, दूसरा सलावत जंग, और उसका एक पौत्र था मुजफ्फर जंग। तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग ये दोनों आपस में उत्तराधिकार के लिए युद्ध करने लगे। ये उस समय हैदराबाद की स्थिति थी। और जबकि कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन बन गया था, लेकिन जो दोस्त अली थे उनका एक दामाद था चांदा साहब। इस चांदा साहब की निगाह कहाँ थी? कर्नाटक पर थी और वह कर्नाटक का नवाब बनना चाहता था। दोनों जगह क्या हुआ कि षड्यंत्र चल रहे थे, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो इसी क्रम में हैदराबाद में नासिर जंग का साथ किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। और जबकि मुजफ्फर जंग का साथ किसने दिया? फ्रांसीसियों ने दिया था। कर्नाटक में यही स्थिति थी। तो कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, उसका साथ अंग्रेजों ने दिया। और जबकि जो दोस्त अली का दामाद चांदा साहब था, उसका साथ किसने दिया? तो फ्रांसीसियों ने दिया। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ की राजनीति में प्रवेश किया और इन दोनों के बीच होने वाले युद्धों, उत्तराधिकार के युद्धों का फायदा उठाना चाहते। दोनों कंपनियां एक दूसरे से युद्ध करना चाहती थी, अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहती थी। इसी क्रम में द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। तो अभी हमने आपको बताया कि कारण क्या हुआ कि जो कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक मामले थे, उन मामलों में अंग्रेज और फ्रांसीसी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो जो फ्रांसीसी थे उन्होंने कर्नाटक में किसका साथ दिया? चांदा साहब का साथ दिया। और साथ क्या था कि उस समय जो पांडिचेरी का गवर्नर था डुप्ले, उसने क्या किया कि चांदा साहब और हैदराबाद के मुजफ्फर जंग को अपनी तरफ मिला लिया। तो डुप्ले और चांदा साहब और मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेनाओं ने क्या किया कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। डुप्ले, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेनाओं ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। अब कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा डुप्ले, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग के बीच
युद्ध हुआ और यह युद्ध कहाँ हुआ? अंबूर नामक स्थान पर। इसलिए इस युद्ध को अंबूर का युद्ध कहा जाता है और यह युद्ध 1749 ईस्वी में लड़ा गया। तो पूछा जाता है कि अंबूर का युद्ध कब हुआ? तो 1749 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, डुप्ले, चांदा साहब, मुजफ्फरजंग की संयुक्त सेनाओं तथा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच हुआ था। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला कि कर्नाटक पर चांदा साहब का अधिकार हो गया। अब वह कर्नाटक का नवाब बन गया, जबकि अनवरुद्दीन को वहां से हटा दिया गया। तो जब चांदा साहब का कर्नाटक पर अधिकार हो गया तो वह फ्रांसीसियों से बड़ा खुश हुआ, डुप्ले से खुश हुआ और खुश होकर के उसने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के निकट 80 गांव पुरस्कार में प्रदान कर दिया। तो पूछा जाता है कि कर्नाटक में फ्रांसीसियों को 80 गांव किसने प्रदान किया था पुरस्कार स्वरूप? तो चांदा साहब ने प्रदान किया था। यह पूछा जाता है कि अंबूर का युद्ध कर्नाटक के किस युद्ध में हुआ था? तो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में हुआ था। इधर अंग्रेज हार से तिलमिला गए थे और वो क्या सोच रहे थे कि कर्नाटक का एक क्षेत्र था तिरुचिरापल्ली, उन्होंने तिरुचिरापल्ली का घेरा डाला, लेकिन अंग्रेजों को सफलता नहीं मिल रही थी। उसी बीच अंग्रेजों का एक गवर्नर हुआ सैंडर्स। इसने सोचा कि फ्रांसीसियों को किस प्रकार से हराया जाए। तो उसी समय एक क्लर्क था अंग्रेजी सेना में जिसका नाम था क्लाइव। क्लाइव ने सैंडर्स को एक योजना बताई। क्या योजना बताई? कि अगर हम उस समय कर्नाटक की जो राजधानी है आरकाट पर आक्रमण करें तो हमारी विजय निश्चित हो सकती है, क्योंकि तिरुचिरापल्ली में भी हम घेरे हुए हैं और आरकाट को भी घेर लेंगे तो जो कर्नाटक का नवाब है वह परेशान हो जाएगा और वहां की सेनाएं दो भागों में बढ़ जाएंगी और हमारी जीत निश्चित हो जाएगी। तो सैंडर्स ने क्लाइव की सलाह मान ली और इसी क्लाइव को सेनापति बना करके आरकाट का घेरा डालने के लिए कर्नाटक भेजा। क्लाइव ने क्या किया कि 1751 ईस्वी में आरकाट की विजय कर ली, जो उस समय कर्नाटक की राजधानी हुआ करती थी। आरकाट की विजय जब हो गई तो चांदा साहब परेशान हो गए। इसके बाद चांदा साहब और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, क्योंकि चांदा साहब का साथ कौन दे रहे थे? फ्रांसीसी दे रहे थे। तो तिरुचिरापल्ली पर अधिकार के लिए क्लाइव पहुंचता है और उस समय क्लाइव के साथ कौन रहता है? लॉरेंस। क्लाइव और लॉरेंस मिल करके तिरुचिरापल्ली पर आक्रमण करते हैं और उस समय तिरुचिरापल्ली में चांदा साहब और फ्रांसीसी कमांडर ला था। फ्रांसीसी कमांडर ला और चांदा साहब ने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में चांदा साहब और फ्रांसीसी दोनों हार गए। चांदा साहब भाग जाते हैं, लेकिन बाद में पकड़ करके चांदा साहब की हत्या कर दी जाती है। तो जब हत्या कर दी गई चांदा साहब की तो कर्नाटक की गद्दी अब खाली हो गई थी। इस प्रकार अंग्रेजों का यहाँ पर क्या वर्चस्व हुआ, यानी उनकी जीत हुई थी। तो अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का अगला नवाब बना दिया। मोहम्मद अली कौन था? तो यह अनवरुद्दीन का पुत्र था। इस प्रकार कर्नाटक में किसका प्रभुत्व स्थापित हो गया? अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। कर्नाटक पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। डुप्ले अब परेशान हो गया, तो डुप्ले ने सोचा कि क्यों ना हम फिर से आक्रमण करें और तिरुचिरापल्ली तथा आरकाट को फिर से जीत लें। इसी क्रम में डुप्ले क्या करता है कि अपने पास से काफी ज्यादा पैसा खर्च करके वह दोबारा तिरुचिरापल्ली पर अधिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकार नहीं हो पाता है। कभी अंग्रेजों का पलड़ा भारी होता है तो कभी फ्रांसीसियों का भारी होता है। इसी क्रम में फ्रांस की सरकार ने क्या किया कि डुप्ले को वापस बुला लिया, यानी डुप्ले की वापसी 1754 ईस्वी में हुई। फ्रांस की सरकार डुप्ले को वापस 1754 में फ्रांस बुला लेती है और डुप्ले की जगह भारत में कौन आता है? चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहू,
यह फ्रांसीसी गवर्नर बनकर के भारत आता है। डुप्ले चला गया तो चार्ल्स रॉबर्ट गुडेहू भारत आकर के उसने अंग्रेजों से युद्ध न करके संधि वार्ता की और संधि वार्ता के तहत उसने यहाँ भारत में शांति स्थापित करने की कोशिश की। तो जब चार्ल्स गोडेहू भारत आता है तो उसने अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि की। तो पूछा जाता है कि पांडिचेरी की संधि कब हुई थी, तो 1755 ईस्वी में हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। अंग्रेज और फ्रांसीसी कमांडर जो था गोडेहू उसके बीच हुई थी। संधि हो गई, कर्नाटक पर अंग्रेजों का ही आधिपत्य रहा, जबकि हैदराबाद में क्या हुआ कि फ्रांसीसियों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तो पूछा भी जाता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का क्या परिणाम हुआ था, तो इस युद्ध का कोई परिणाम न निकला, यानी यह जो युद्ध हुआ था वह अनिर्णायक था। लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों का पलड़ा भारी था, याद रखिएगा, इस युद्ध में अंग्रेजों का पलड़ा भारी था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का होने का क्या कारण था, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वह 1756 से शुरू हुआ और 1763 ईस्वी तक चला, यानी 7 साल तक यह युद्ध चला था। अगर पूछा जाए कि कर्नाटक का कौन सा युद्ध सबसे ज्यादा समय तक लड़ा गया था, तो वह था तीसरा युद्ध। इसका कारण क्या था, कारण यह था कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था। किसके किसके बीच, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। यूरोप में युद्ध शुरू हुआ, उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा और भारत के में जो अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां थी वो एक दूसरे के सामने आ गए युद्ध करने के लिए। फ्रांसीसियों से युद्ध हुआ अंग्रेजों का और उस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो जाती है और अंग्रेजों की विजय हो जाती है। तो वह कौन सा युद्ध हुआ था, तो वह युद्ध हुआ वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत होता है। कब, 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ। उस समय जो अंग्रेजों का कमांडर था वह सर आयरकूट था और जो फ्रांसीसियों का कमांडर था वह काउंट डी लाली था और साथ में इसके साथ सेनापति बुस्सी भी था। तो काउंट डी लाली तथा सेनापति बुस्सी इन दोनों ने मिलकर के अंग्रेजों के सेनापति सर आयरकूट से मुकाबला किया, लेकिन इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो जाती है और फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। और यह हार कैसी हार थी, तो यह निर्णायक हार थी। यानी वांडीवास का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में जो फ्रांसीसी थे वह निर्णायक रूप से पराजित हो गए। निर्णायक रूप से पराजित होने का क्या मतलब है, निर्णायक रूप से का मतलब है कि अब इस बात का निर्णय हो गया कि इस युद्ध के बाद भारत में किस कंपनी का वर्चस्व रहेगा। क्योंकि फ्रांसीसी हार गए थे इस युद्ध में, लेकिन फिर भी अभी युद्ध छुटपुट चल ही रहा था। तभी पेरिस में क्या हुआ कि एक संधि हो गई। कौन सी संधि, जो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था दोनों देशों के बीच, उसी को लेकर के पेरिस की संधि की गई। और कब, 1763 ईस्वी में। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हो गई यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। तो उसके परिणाम स्वरूप भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में युद्ध करना छोड़ दिया, क्योंकि उस संधि के तहत यह निर्णय लिया गया था कि फ्रांसीसी और अंग्रेज अब एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे। इस संधि के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भारत में अब जो फ्रांसीसी हैं वह यहाँ पर सेना नहीं रखेंगे, वह सिर्फ यहाँ व्यापार ही करेंगे और व्यापार के उद्देश्य से रहेंगे। इस प्रकार वांडीवास के युद्ध ने फ्रांसीसियों का तख्ता पलट ही कर दिया।
अब उनको यहाँ सेना नहीं रखनी थी और सेना न रख करके अब उनको सिर्फ क्या करना था, भारत में व्यापार करना था। इसीलिए कहा जाता है कि जो वांडीवास का युद्ध हुआ उससे फ्रांसीसियों की क्या तकदीर और तस्वीर और दिशा ही बदल गई। क्योंकि अब इस युद्ध के बाद पेरिस के संधि के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि फ्रांसीसी अब भारत में सिर्फ व्यापार करेंगे और कोई सेना नहीं रखेंगे, न ही भविष्य में अंग्रेजों से युद्ध करेंगे। आगे चल करके हुआ भी यही। अंग्रेज जो थे उनका वर्चस्व धीरे धीरे भारत पर बढ़ता गया और जो फ्रांसीसी थे वह क्या, तो उन्होंने सिर्फ अब अपना एक ही लक्ष्य बनाया कि भारत से सिर्फ व्यापार करना। अब उन्होंने यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। तो पूछा जाता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का क्या परिणाम निकला। तो इसका यह परिणाम निकला कि अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और फ्रांसीसियों का प्रभुत्व जो था वह भारत से खत्म हो गया। कि जब काउंट डी लाली हार गया इस युद्ध को, पेरिस की संधि हो गई, तो फ्रांस की सरकार ने काउंट डी लाली को वापस फ्रांस बुलाया और उसे उसकी असफलता के कारण मृत्यु दंड दे दिया था फ्रांस की सरकार ने। तो पूछा जाता है किस सेनापति को फ्रांस बुला करके उसे मृत्यु दंड दे दिया गया था, तो वह था काउंट डी लाली। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत वांडीवास का युद्ध हुआ, याद रखिएगा। बहुत पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत कौन सा युद्ध हुआ था, तो सेंट थोमे का युद्ध हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत कौन सा युद्ध हुआ था, तो अंबूर का युद्ध हुआ था। जबकि तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत कौन सा युद्ध हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध हुआ था। या पूछे कि फ्रांसीसियों का अंतिम रूप से प्रभुत्व किस युद्ध के बाद समाप्त हो गया, तो वांडीवास के युद्ध के बाद समाप्त हो गया। अब जब व्यापार कर रहे थे तो फ्रांसीसी भारत में स्वतंत्रता के बाद तक भी व्यापार करते रहे। कब तक? 1954 ईस्वी तक व्यापार करते रहे। भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद भी जो फ्रांसीसी थे वो पांडिचेरी, कराईकल, यनम और माहे, ये जो भारत में स्थान थे, यहाँ पर अभी भी फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। कब तक? 1954 तक था। लेकिन 1954 के बाद या 1954 में ही फ्रांस की सरकार ने निर्णय लिया कि वह भारत में जो उपनिवेश वाले क्षेत्र हैं वह भारत की सरकार को सौंप देंगे। तो प्रश्न आया भी है कि फ्रांस की सरकार ने कब निर्णय लिया कि वह भारत के उपनिवेश वाले क्षेत्र को भारत की सरकार को सौंप देगा, तो 1954 में यह निर्णय लिया था फ्रांस की सरकार ने। और किन किन स्थानों को सौंपा था, तो पांडिचेरी, कराईकल, यनम और माहे, याद रखिएगा इन चारों स्थानों को, काफी इम्पोर्टेंट है।